अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, हर किसी को रमज़ान मुबारक। आज का दूसरा रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल के रोज़े और सालों से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एक सुकून का माहौल है लॉकडाउन की वजह से। तो ये जो वीडियो है सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। इसका जो हेडिंग है कि रोज़ा इन द व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मेडिटेशन एंड इस्लाम। तो इसमें सब व्यूज़ है, इस्लामिक व्यू, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू, मेडिटेशनल व्यूज़ है, साइंटिफिक व्यूज़। और रोज़ा, उपवास, फास्टिंग सब एक जैसे मिलते जुलते और सबके रिजल्ट्स एक जैसे ही लोग समझते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उपवास या फास्टिंग का या रोज़े का हर मज़हब में कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट किस बेस पे है, क्या क्या वजूहत है जिसके बेस पे रोज़ा रखना चाहिए, और क्यों रोज़ा एक इस्लाम में इम्पोर्टेंट बोला गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इस्लाम इज़ रोज़ा। फ़र्ज़ है, मैंडेटरी जिसे कह सकते हैं हम, नॉट कंपलसरी, इट इज़ द मैंडेटरी। करना ही करना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो इसके फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। तो सब क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसमें चलिए हम शुरू करते हैं, रोज़ा टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस नाचीज़ ने काफ़ी कुछ चीज़ों में स्टडी की है, पैसा खर्च किया है, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, वक्त गया है, और बहुत सालों से मैं इसमें लगा हूँ और ये मेरे सब रिसर्च का टॉपिक है और इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इस नाचीज़ ने साइकोलॉजिकल, मेडिटेशन, रेकी, इन सब बैकग्राउंड्स में सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। और उन्हीं स्टडीज़ की उन बातों की वजूहत जो समझ में आई है, मुझको अच्छे रीज़न समझ में आई है और अच्छे जो बातें हैं जो बताना चाहिए। तो इनमें एक ये बहुत अहम बात है कि रोज़े का एस्ट्रोलॉजी से, साइंस से, मेडिटेशन से और इस्लामिक से सब कैसे कनेक्शन है, किस किस तरीके से फ़ायदे हैं इसके। तो इसमें एक सबसे पहला अहम सवाल आता है, कई लोगों ने मुझे आज तक के सवालात किए थे कि सुबह 4 बजे उठ कर के क्यों खाते हैं, आधी रात को उठ के क्यों खाते हैं, और सहरी का वक्त ऐसा क्यों दिया गया। अगर रोज़ा 14 घंटे का है तो सुबह 8 बजे से शुरू हो सकता था, सुबह 7 बजे से शुरू हो सकता था 14 घंटे तक के। तो ऐसा क्यों नहीं है। तो इन सब बातों के जवाबात इसमें मिलेंगे। और रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया है, और उपवास हर मज़हब के लिए क्यों ज़रूरी है, इन बातों पे ही बात करूँगा। और मैं भी रोज़ा ही हूँ, रोज़े में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहरी के वक्त की, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के ऊपर, अगर बेस के ऊपर हम देखते हैं, तो सहरी का वक्त जो है आम तौर से उमूमन 4 बजे के पहले या बाद में 4 बजे के आसपास होता है। तो 4 बजे का वक्त एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून एंड सन सेक्सटाइल, SEXTILE, सेक्सटाइल टाइम कहते हैं। सेक्सटाइल टाइम का मतलब ये हुआ कि चाँद और सूरज जो है दोनों मुख्तलिफ है। सूरज गर्म है, चाँद ठंडा है, हम सब जानते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में चाँद को ईगो से तशबीह दी जाती है, माना जाता है ईगो, और चाँद को इमोशंस से माना जाता है, जज्बात से माना जाता है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में। तो ये जो है सेक्सटाइल टाइम जो है, चाँद और सूरज जो ज़मीन से दिखते हैं उनकी डिग्री के ऊपर होता है। तो सेक्सटाइल टाइम 4 बजे के वक्त में सूरज और चाँद 60 डिग्री पे होते हैं। तो 60 डिग्री को सेक्सटाइल टाइम बोला जाता है। और 60 डिग्री ऐसा टाइम है जहाँ चाँद और सूरज दोनों करीब आते हैं, एक दूसरे की जैसे आगोश में आते हैं। जो मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है, चाँद और सूरज दोनों मेल मिलाप। तो ये जो होता है यहाँ पे ईगो और इमोशंस दोनों का मेल होता है। तो ईगो कट जाता है, टूट जाता है, और चाँद की ठंडक में आ जाता है।
यानी यहाँ पर जो है मूड बन जाता है। एक ज़हनी तौर पे इंसान का मूड, पॉजिटिव मूड, एक ठंडा मूड, एक मेल मिलाप का मूड, एक दूसरे को समझने का मूड, अंडरस्टैंडिंग का मूड, कॉम्प्रोमाइज़ का मूड, जो सहरी के वक्त में ज़रूरी है। हम सब एक साथ मिल कर के बैठते हैं, खाते हैं, तो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे को जज्ब करने का, ये सब जो टाइम है इसे कहा जाता है सेक्सटाइल एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। और इस टाइम को जो कहा जाता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस का टाइम कहा जाता है। यानी इस वाइब्रेशंस के लिए अगर हम बात करें तो इस टाइम के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी में नाम दिया गया है सॉफ्ट एंड इजी फ्लोइंग वाइब्रेशंस। यानी आसानी के साथ में मूड में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर वाइब्रेशंस चलते हैं। वाइब्रेशंस पे मेडिटेशन जो सब्जेक्ट आएगा उसमें बात करूँगा। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जो इजी एंड सॉफ्ट फ्लोइंग होते हैं। तो इजी और सॉफ्ट फ्लोइंग वाइब्रेशन, यहाँ खाली एक बात बोलता चलूँ, जैसे हम बहुत मर्तबा सोचते हैं ना, किसी का फ़ोन आ गया तो हम कहते हैं तेरी उम्र 100 साल थी, हम तुमको याद कर रहे थे और आपने फ़ोन किया। या कोई अचानक आ जाता है तो हम कहते हैं कि हम आपको याद ही कर रहे थे और आप आ गए। ये वाइब्रेशन है। और इस वाइब्रेशंस के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद हो चुकी है। बॉडी का आवरा करते करते हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालाए नूर कहते हैं बहुत बड़ा था। हालाए नूर और आवरा एक ही है। और यही सब सीखने के लिए मैंने ये सब कोर्सेज़ किए थे कि क्या फ़र्क है। हम इस्लाम में मराक़बा बोलते हैं, तो मराक़बे का ही एक पार्ट मेडिटेशन आता है। तो ये सब वाइब्रेशंस के ऊपर है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन पॉजिटिव होते हैं। और ये जो सुबह 4 बजे के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये इजी और सॉफ्ट फ्लोइंग होते हैं। ये मेडिटेशन के अंदर वाइब्रेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं ये मेडिटेशन पे। यहाँ पे हमने समझ लिए है कि एक अच्छा माहौल पैदा होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है, सॉफ्ट एंड इजी फ्लोइंग टाइम होता है ये, और ईगो और इमोशन का मिलाप होता है, ईगो टूट जाता है और अच्छे माहौल के अंदर हम सब होते हैं सुबह 4 बजे के वक्त। ये था एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। अब अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन के अंदर जो बात आती है वो टाइम बोला गया है 2 बजे से 4 बजे का। यानी हर मज़हब के अंदर 2 से 4 बजे का मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए जो टाइम है, योगा का टाइम बोलो, कुछ भी है, तो 2 से 4 बजे का ही टाइम बोला गया है। वो रीज़न आगे आगे आएगी। तो मेडिटेशन के अंदर हम जो बात करते हैं वाइब्रेशंस की, वाइब्रेशन पास करने की, मेडिटेशन के अंदर हम मराक़बा कह ले या रेकी कह ले, टेलीपैथी कह ले, इन चीज़ों के लिए वाइब्रेशंस लगते हैं। जैसे हम मोबाइल वापरते हैं तो मोबाइल में हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, कि ब्रॉडबैंड है 4G का है, 3G का है, 2G का। और ब्रॉडबैंड बहने के अलग अलग रास्ते हैं। खिला के अंदर स्पेस है जहाँ पे ब्रॉडबैंड बिकते हैं। जैसे ज़मीन के ऊपर एक सतह है, एक तय है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, ये स्पेस है। तो एक स्पेस हो गई 2G की समझिए, और एक स्पेस हो गई 6G की। ऐसा ऐसा स्पेसेस अलग अलग होते हैं। तो वो स्पेसेस गवर्नमेंट में अलग अलग रेट में बिकते हैं, इसीलिए हमें 4G 3G का जो है अलग अलग पैसा लिया जाता है। तो ये जो स्पेस का जो ब्रॉडबैंड होता है, यानी हमारे थॉट यहाँ से निकलते हैं और स्पेस में जाते हैं और वहाँ से सफ़र करके फिर किसी के माइंड में जो जाते हैं, जो टेलीपैथी साइंस के अंदर है। तो ये जो स्पेस का जो है, जो वो स्पेस का माहौल जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी वहाँ पर पे कोई पोल्यूशंस नहीं होते हैं। और सुबह के वक्त में हम देखते भी है 4 बजे के वक्त में ना मोटर गाड़ियों की आवाज़ होती है, ना हम ऑफिस की भीड़ भाड़ में होते हैं, ना घर की किसी जवाबदारी में होते हैं, किसी टेंशन में नहीं होते, ना व्हाट्सएप की फ़िक्र होती है, ना किसी आने वाले मोबाइल की फ़िक्र होती है। तो बहरहाल ये जो होता है मेडिटेशन के अंदर, हमने 2 और 4 बजे का वक्त जो है देख लिया कि मेडिटेशन में भी क्यों ये 2 और 4 बजे की बात करते हैं। उसके बाद में एक चीज़ ऊपर कहना मैं भूल गया, वो साइंस के अंदर अभी आएगा कि ऊपर एक बात जो थी वो भी मेडिटेशन के अंदर ये कवर हो रही है कि जो सेक्सटाइल टाइम जो दिया गया है, सन एंड मून सेक्सटाइल, इसको नैटल भी बोलते हैं। नैटल सन एंड मून अगर गूगल पर सर्च करोगे NATAL तो नैटल एस्पेक्ट्स आपको आ जाएगी वहाँ पर। और सन एंड मून सेक्सटाइल टाइम करोगे तो भी आ जाएगा, सन एंड मून 60 डिग्री करोगे तो भी आ जाएगा। ये जो टाइम है इसका हमारे माइंड से बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इसमें सिर्फ छोटी से 2 ग्लैंड्स की बात करूँगा। ये टाइम जो होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स
और पीनियल ग्लैंड्स, इनको एक्टिवेट करने का टाइम होता है। ये उस वक्त पे एक्टिवेट होने के उसमें होते हैं, हम सोते हैं उस वक्त पे ये ग्लैंड्स काम करते हैं। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, उसके बाद हम जब साइंस का टॉपिक आएगा साइंस में करेंगे, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे मेन ग्लैंड है। और पाइनियल ग्लैंड भी हिस्टोरिकल सर्च करोगे तो बहुत कुछ मेडिटेशन के रिलेशन में मिलेगा। तो पीनियल ग्लैंड को हम यहाँ पे लेते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है उसके भी एक्टिवेशन का टाइम होता है, उसका एक्टिवेशन का टाइम भी यही है। और इसी टाइमिंग के लिए जो हम कहते हैं ना, हमारे सन्यासी, पीर फकीर, साधु, संत, बुद्धा जो जंगल में जाके बैठते थे, मेडिटेट करते थे, तो वो इन्हीं ग्लैंड को एक्टिवेट करते थे। उनका राज यही था। जो मेन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, इनको एक्टिवेट करते थे और उसकी वजह से उनकी भूख प्यास पे कंट्रोल होता था। और वो बिना खाए पिए सूरज की रोशनी से, जो सन ग्रेजिंग आता है, सूरज की रोशनी को खाना और बिना पानी पिए या थोड़ा सा पानी पिए कई दिनों तक, कई सालों तक ज़िंदा रहना, ये जो है इन्हीं ग्लैंड की बरकत से होता है। और इसी के ऊपर आज की तारीख में भी कई सालों से कुछ साधु, जैन साधु हिंदुस्तान में बिना खाना खाए और बिना पानी पिए सिर्फ इसी एक्टिवेशन के तहत वो ज़िंदा है। और उन पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और आज भी हिंदुस्तान में रिसर्च चल रही है। कई सालों से ये लोग रह रहे। तो हमारे पीर फकीर बाबा भी जो थे वो भी ऐसे ही खाना पीना खाए बिना रहते थे, तो उसका राज यही था। तो ये वो टाइम में सेक्सटाइल टाइम जो है ऐसा टाइम है जहाँ पे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में मेडिकल में साइंस की सब्जेक्ट में लूँगा, यहाँ पे अभी पीनियल ग्लैंड की बात करता हूँ। पीनियल ग्लैंड वो है जिसे हिंदू मज़हब में थर्ड आई कहा जाता है, तीसरी आँख को एक्टिवेट करना। और ये तीसरी आँख को एक्टिवेट करना हर मज़हब में, हम भी जब सजदा करते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम जब तिलावत कुरान करते हैं, हदीस पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, तो हम एक जो इंसान इसके उसमें नशे में होता है, जिनको इसकी आदत होती है, जिनकी भूख इसी से मिटती है, जिनकी ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा ये चीज़ बन चुकी है, मज़हब बन चुका है, उन लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि ये जो तीसरी आँख को एक्टिवेट करना उस वक्त साइंस मौजूद नहीं थी, नाम मौजूद नहीं थी, पीनियल ग्लैंड और ये सब। तो यही एक राज है मेडिटेशन का कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है। और हम आसपास की ये जानवरों के अंदर ये एक्टिवेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम देखते हैं जानवर बहुत सेंसिटिव और हिस्सास होते हैं। तो इनका पीनियल ग्लैंड जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं, उनको पता चल जाता है कब क्या होने वाला है, कब कौन आने वाला है, या दूर की छोटी सी आवाज़ या छोटे से छोटा वाइब्रेशन ज़मीन के वो जो है पकड़ लेते हैं। तो ये जो चीज़ें मेडिटेशन में हासिल होती है। तो ये टाइम भी वही टाइम है, सुबह का टाइम है। और इस वक्त बिल्कुल शांत होता है, सुकून होता है, माहौल में हमको किसी तरह की जवाबदारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये, और इसके बाद जो है, क्योंकि ये 4 बजे का टाइम कह रहा हूँ, 2 से 4 बजे का टाइम, इसके बाद जो टाइम चालू होता है, अगर हम साइंस में कहोगे तो हमारा कफ का टाइम चालू हो जाता है। 4 बजे से 6 बजे तक के कफ होता है, उसके बाद दिन भर पीत रहता है, उसके बाद वात रहता है। तो हम जो इफ्तार करते हैं वो भी कब करते हैं, चांद के टाइम करते हैं, यानी दिन के शुरू होने से पहले और दिन के ख़त्म होने के बाद, यानी चांद की गोदी में बैठ के ही हम इफ्तार करते हैं, इमोशंस का टाइम। तो ये हो गया रोज़े का 2 चीज़। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट को मैंने बयान कर दिया, और अब दूसरा साइंटिफिक पार्ट, मेडिटेशन को बयान कर दिया। अब हम चलते हैं मेडिकल के साइंस के ऊपर। तो साइंस के अंदर अगर हम चलते हैं तो साइंस में बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है ऑटोफेजी पे ऊपर। ऑटोफेजी जो है, ऑटोफेजी ऐसी रिसर्च है, नोबल पुरस्कार, नोबल अवार्ड मिल चुके हैं इसके ऊपर, कि जब इंसान भूखा रहता है, फास्टिंग में रहता है, उसके खाने में जब वो कंट्रोल करता रहता है, तो उसकी बॉडी को जब ग़िज़ा नहीं मिलती है तो वो बॉडी अपने बदन के डेड सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स की अगर एग्जांपल दूँ तो मैं सिरोसिस एक बीमारी है। सिरोसिस एक बीमारी है जिसमें ट्यूमर बनता है, जहाँ पे डेड सेल्स होना जमा हो जाते हैं, फिर ट्यूमर बनता है। या और भी कहीं पे सुपरफिशियल स्किन के ऊपर डेड सेल्स हो गए, किसको सोराइसिस है या कुछ बीमारियां हैं जिसके सेल्स हो गए, हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज़ कह सकते हैं इसको, यानी चमड़ी सख्त हो जाती है। तो ये सब जो सेल्स जो मर गए हैं, और ऑर्गन्स के अंदर भी होता है, हम कहते हैं ना ऑर्गन सड़ गया, किडनी सड़ गई, तो सड़ जाना मतलब क्या है, सेल्स डेड हो गए। तो ऐसे सड़े हुए सेल्स को किसी दवा की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे सड़े हुए सेल हम जो देखते हैं कि लोगों ने मेडिटेशन के ज़रिए से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को अच्छा किया, कैंसर को अच्छा किया। कई कई किताबें मौजूद है, मेरे पास में भी कुछ किताबें मौजूद है। तो ये जो सेल्स को जो खाने का था, ये साइंस जो थी इसके ऊपर ऑटोफेजी करके आया, और एक बहुत बहुत बड़ा साइंस के तौर पे ये ऑटोफेजी को लिया गया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर नोबल पुरस्कार भी मिल गया, नोबल इनाम मिला। तो अब हमने यहाँ पे ऑटोफेजी देख लिया, और इसके अंदर सेक्सटाइल और पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लिया। अब इसके बाद में जो आते हैं सेक्सटाइल में, जो मैंने बात किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, तो वहाँ पे मैंने पीनियल ग्लैंड बोल दिया कि थर्ड आई से इसका रिलेशन है। अब जो मेन ग्लैंड इंडोक्राइन सिस्टम का है जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये ग्लैंड है जो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम अगर आपका सही है तो बदन में कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही ऐसा है जो पूरी बॉडी को सिग्नलिंग देता है, सिग्नलिंग एक्सेप्ट करता है, सिग्नल रिलीज करता है, उसका जवाब देता है, और उसके बाद में बॉडी के अंदर जहाँ पे जो कमी है, डिफिशिएंसी है, उसको पूरा करता है। और उसके साथ में अगर आपका ब्रेन फंक्शनिंग सही होता है, नर्वस सिस्टम सही होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो ये कैसे बढ़ता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिग्नलिंग सिस्टम में असर करता है। एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने का काम, सेक्रेशन का काम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ग्रोथ हार्मोन वही हार्मोन का पार्ट है जो हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, कि हम अगर खुशी में रहेंगे, मूड में रहेंगे, इसलिए कहते हैं कि हर वक्त मुस्कुराना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता था। तो इसका राज यही था कि ग्रोथ हार्मोन्स जो थे, जो जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, इसका रिलीज बहुत अच्छा होता था, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से ढंग से रहता था, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बना रहता था, चेहरे पे नूर रहता है। तो इसीलिए जो उदास लोग होते हैं, जिन्हें हमेशा फिक्र सताई जाती है, टेंशन में होते हैं, वही हाइपर टेंशन के मरीज़ होते हैं, वही फिर बाद में आके बीपी के मरीज़ बनते हैं, और वही आके फिर ग्लूकोज की कमी के शिकार होकर डायबिटिक हो जाते हैं, और उसके बाद में उनको हाइपो का या हाइपर का प्रॉब्लम हो जाता है, और उसके बाद में चेन फेरवर्ड शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं मरीज़ों को जब खुशी में रखा जाता है, अच्छे माहौल में रखा जाता है, तो वो अच्छे होने लगते हैं। तो ये वही टाइम है जिस टाइम आपके ये सब इसके अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन्स के साथ में एक बहुत बड़ा जो एक रिलीज TSH, जिसका ताल्लुक थायराइड से है, और ये भी पूरे बहुत बॉडी के बहुत चीज़ को रेगुलेट करता है, जिसके अंदर ये एक काम ये भी करते हैं, पूरा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास से, और रिलीज होने में जिनको ये मदद करता है, रेगुलेट्स करता है, जिसको कंट्रोल भी करता है, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी बहुत बड़ा हार्मोन है। और साथ में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव गायनिकल सिस्टम के अंदर देखोगे तो टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए, एस्ट्रोजन को भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल ऑर्गन से चाइल्ड बर्थ के लिए जो ज़रूरी होता है, या ये गायनिकल हार्मोन्स कह सकते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ में ये रेगुलेट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बॉडी बन जाती है, जो बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर दी है, उनको रेजिस्टेंस करने के लिए, रेजिस्टेंस जो पैदा होता है उसको ये कम करता है, यानी बॉडी को इंसुलिन बनाने की ताकत में लेके आता है। साथ में ये कोलेस्ट्रॉल और जो फैटी एसिड्स, फैट्स के जो वो क्या कहते हैं हम, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स, इनके अंदर ये मदद करता है। अल्जाइमर, ब्रेन को जब ये फंक्शन कर रहा है तो अल्जाइमर डिसीज़ हो गई, पार्किंसन, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, पार्किंसन यानी कांपना वगैरह की जो बीमारी है, पार्किंसन बीमारी, अल्जाइमर बीमारी, आपका माइंड कभी भी अचानक स्विच ऑफ हो जाता है, आपको कोई चीज़ें याद नहीं रहती, अचानक भूल जाते हैं, फिर अचानक याद आती है। जो बच्चे याद करते हैं और उनको याद नहीं होता है, तो कहते हैं ना कि सुबह के टाइम पे उठ के याद करना चाहिए, 4 बजे के टाइम में उठो। हम जब बच्चे थे, हम जब स्टडी करते थे, तो हम भी, मैं खुद इस नाचीज़ से रात रात भर जाग करके स्टडी किया हुआ है। तो उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि ये राज क्या है। ये राज बाद में समझ में आया जब मैंने पढ़ाई इस सब्जेक्ट पे शुरू की और इस सब्जेक्ट को न्याचना टटोलना शुरू किया। तो 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 भूलने की बीमारी और भूलने से मन का गाफिल होना, दिमाग का गाफिल होना, दिमाग की कमज़ोरी, बड़ी से बड़ी कमज़ोरी में कन्वर्ट हो जाता है ये। कभी कभी लोग रास्ता भूल जाते हैं, कहीं जाते हैं और उनको याद नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं, बोलते बोलते भूल जाते हैं, लिखते लिखते भूल जाते हैं। तो ये जो है माइंड का स्विच ऑन और स्विच ऑफ होना, ये जो बीमारियां हैं, इसके ऊपर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा फंक्शन है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि जानवरों को भूखा रखा, फास्टिंग पे रखा, तो उनकी जो है उम्र बढ़ गई, बीमारियां
पैदा करते हैं चूहों में और जानवरों में और उनको फास्टिंग में डालते हैं, तो मालूम पड़ा कि उनकी बीमारियाँ रिकवर हो गई और बीमारी से बच निकले और उनकी ज़िंदगी बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई। अब यहाँ पे अब इधर एक छोटी सी बात चलता चलो, लाइफ के टॉपिक में आगे तो कनेक्टिविटी बोलता चलो कि सांस के ऊपर रिसर्च हो गई है कि शेर कितनी सांस लेता है, कितनी उम्र जीता है, चूहे कितनी सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, बिल्ली कितनी सांस लेती है, ये सब नेट पे मिल जाएगा। तो जो इंसान 1 मिनट में कम से कम सांस लेता है, इसीलिए योगा के अंदर बताया जाता है मेडिटेशन में कि कम सांस लो, सांस को रोक के रखो। तो 1 मिनट में इंसान का एवरेज सांस आया है 10 से 12 सांस है। जो इंसान 10 से 12 से ज़्यादा सांस लेता है उनकी लाइफ कम होती है। ये साइंस आई है, ये खाली ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहाँ बताता चल रहा हूँ मैं। और जो 10 से कम सांस लेते हैं उनकी उम्र बढ़ती है। तो ये रोज़ा जो है, फास्टिंग जो है, एक तरह से उम्र को भी लॉन्गेटिविटी देता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को बता दिया, उसके बाद में मेडिटेशन बता दिया, उसके बाद में साइंस बता दिया, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड कंप्लीट हो गए। लगभग सब हार्मोन्स वगैरह जो थे सब हार्मोन्स को कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं रोज़ा इस्लामिक थॉट में। इस्लामिक थॉट के अंदर बोला गया तो रोज़ा सबसे बड़ी प्रैक्टिस खाने का नाम नहीं है, रोज़ा है परहेज़ का नाम, रोज़ा है अपनी नफ्स को कंट्रोल करने का नाम, रोज़ा है अपनी भूख को और अपने मन को कंट्रोल करने का नाम। तो इससे एक वर्ड दिया गया है तकवा। तो रोज़ा है तकवा का नाम और तकवा बनता है नीयत के ऊपर, हर चीज़ नीयत पे। और नीयत जो है सबसे बड़ा लीड करती है ईमान को। जिसका ईमान पक्का है इसकी नीयत पक्की है और जिसकी नीयत पक्की है उसका तकवा पक्का है। तकवा मतलब परहेज़। अब यहाँ पे रोज़ा जो आ गया, हमें खाने की परमिशन दे दी गई है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेट भर के दिन भर खूब खाते रह गए। यहाँ पे तकवा है, आपको बोला भी गया है लेकिन रोका भी गया है। यहाँ पे इस्लामिक व्यू के अंदर मैं इस्लामिक लिटरेचर की बात, कुरान और हदीस और शरीयत की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से वीडियोस नेट पे पड़े हैं, वो देख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ उस बात करूँगा जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के काम आएंगे, हर मज़हब के उपास वालों के लिए, फास्टिंग के लिए काम आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करता हूँ कि रोज़ा जो है खाने का नाम नहीं है, रोज़ा जो है तकवा का नाम है, अपने नफ्स को मारने का नाम है। अगर आप भूखा रहना सीख जाते हो, कम पानी पी के भी ज़िंदा रहना सीख जाते हो, कम खाना खा के भी ज़िंदा रहना सीख जाते हो, कम खाना खा के भूखा रह के फास्टिंग करके आधी रात को उठ के खा के दिन भर काम करना सीख जाते हो, तो ये जो है आपको बदन को ताकत दो देता है। साइंटिफिक फ़ायदे हमने देख लिए। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, अब है लॉकडाउन का समय, अगर ऐसा बुरा वक्त आता है, कुछ लोग डिटेंशन कैंप में मौजूद है, ऐसा अगर बुरा वक्त आता है तो ऐसे बुरा वक्त पे हावी करना, अपने आप को कंट्रोल करना। और हर बुरे वक्त में कभी किसी की गरीबी आती है, खुदा न करे किसी को फाकों का वक्त आ गया, तो ऐसे वक्त के अंदर रोज़ा सबसे बड़ा साथ देता है। एक तो ईमान का रास्ता भी रोज़ा है, जन्नत का रास्ता रोज़ा है, लेकिन साथ में आपके ज़िंदगी के कई प्रॉब्लम को छोड़ने का नाम भी रोज़ा है। तो इसलिए रोज़े का पहला नाम है तकवा। और ये तकवा के अंदर अगर हम चलते हैं तो तकवा को समझने के लिए ये समझ के चलो कि अपनी नफ्स को मारो, रोज़ा में वैराइटीज़ खाना और बहुत पेट भर खाना और अपने आप को फ़ायदे के बदले नुकसान में डालना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए जो हजरात और जो बच्चे सहरी के वक्त में और इफ्तार के वक्त में अपने घर में ज़िद करते हैं, घर में निगेटिव माहौल पैदा होता है कि वैराइटीज़ नहीं पकी, आज ये नहीं बना, आज वो नहीं बना, आज ये अच्छा नहीं था, ये बुरा नहीं था। आपको जो भी मिले, रोज़े के अंदर नमक कम मिले तो भी ये मजबूरी की हालत है क्योंकि चख नहीं सकते। जो पका रहा है वो भी रोज़े में, बिना नमक का भी खा लो, बिना मिर्ची का भी खा लो, बद मज़ा बना तो भी खा लो, नहीं खा गया तो हटा दो। लेकिन माहौल को ख़राब मत कीजिए और ज़िद मत कीजिए वैराइटीज़ के लिए, क्योंकि रोज़ा तकवा का नाम है। आप अगर पैसे वाले भी हो तो भी रोज़ा को तकवा की नीयत से समझ के वैराइटीज़ दस्तरखान पर मत रखिए। ऐसा ना हो कि आपके वैराइटीज़ के फ़ोटोज़ देख के व्हाट्सएप के ऊपर जो गरीब है उनके बच्चे तिलमिला जाए। तो रोज़ा नाम है तकवा का। और शायरी के अंदर ऊपर हमने मेडिटेशन में, एस्ट्रोलॉजी में देख लिए कि इजी फ्लोइंग और सॉफ्ट वाइब्रेशंस का नाम है यहाँ पे, इसलिए चिड़चिड़ापन, इरिटेशंस भी नहीं होना चाहिए। तो शायरी के लिए जितना हो सके थोड़ा पहले उठे, ताज्जुद की नमाज़ पढ़े, जो 2 से 4 का टाइम दिया गया इस्लाम के अंदर, वो फॉलो करें। 4 के आगे भी शायरी चलती है, मैं मना नहीं, आखिरी वक्त पर क्या खाना खाइए, पानी पीजिए, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक अहम जो एस्पेक्ट है 2 से 4 बजे का उसके ऊपर बता रहा हूँ। तो 4 बजे से 4:30 पौने 5 बजे तक भी ये असर कायम रहता है, थोड़ा कम हो जाता है लेकिन काम रहता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और जितना भी हो सके
इफ्तार जो है, इफ, 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 इसके पहले एक चीज़ मुझे याद आ गई है कि तकवा की जो हालत है, जो कम खाना और सादी ज़िंदगी की हालत है, इसमें मुझे एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब का एक टॉपिक याद आ रहा है। किताब का नाम है किमिया सादत। उन्होंने लिखा है कि बच्चों को बचपन में रूखा सूखा खाने का भी कुछ वक्त दो। आज अच्छा दिए तो कल कच्चा भी दो, आज पक्का दिए कल कच्चा दो, आज आज अच्छा तेल घी में बना के दिए तो कभी सूखी रोटी भी खिलाइए पानी से, सूखी रोटी मिर्ची चटनी से भी खिलाइए, और उनको सादा और बोसीदा कपड़े में भी रखिए। क्योंकि अगर यही बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे और इनका बुरा वक्त आ जाए, खुदा ना करे ऐसा हो जाए, तो वह हर चीज़ में अपने आप को काबिल समझे, हर वक्त को वो पास करने की ताकत रख सके। इसलिए ये बच्चे छोटेपन में आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जब ये नाराज़गी ठीक है, आप उनके बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हो। अगर बच्चे नाराज़ भी हो गए तो कल जब बच्चे बाशऊर हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तो आपकी इस हकीकत को समझ जाएंगे और आपको दुआएं देंगे वो। और रोज़ा जो है, अभी यहाँ पे ऊपर बताया था मैं कि 4 से 6 बजे का वक्त जो होता है सुबह का, कफ़ का टाइम होता है। कफ़ के बाद दिन में पीत का टाइम होता है, तो दिन भर पीत की हालत में रहते हैं। तो इसलिए रोज़ा जो है कहते हैं कि नमक से खोलना चाहिए और खजूर से खोलना सुन्नत है। तो रोज़ा जो खोले तो एक चुटकी नमक दे। तो नमक देने का फ़ायदा ये होता है कि पित्त का जो माहौल अगर होता है पेट के अंदर तो छट जाता है। और नमक देने से जो सिग्नलिंग सिस्टम की एक बात किया था, हर बदन का निज़ाम जो है सिग्नल्स पे है, तो ये नमक आपके पेट को सिग्नल दे देता है कि अब खाना आने वाला है, और वहाँ पे प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है और खाना हज़म करने के क्या निज़ाम और सेक्रेशन एंजाइम का जूसेस का शुरू हो जाता है। तो नमक से रोज़ा और खजूर से रोज़ा शुरू करें। और इसके साथ में जब भी पेट की कंडीशन आपकी ऐसी रहे कि आप खा खा करके इतने भारी ना हो जाए कि आपकी मगरिब की नमाज़ आप पढ़ ना सको, सर्दे में जाओ तो आपका पेट वज़न लग रहा है, सर्दा नहीं कर पा रहे हो, मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हो तो पेट वज़न लग रहा है, सर्दा नहीं कर पा रहे हो, या सहरी के बाद में फजर की नमाज़ पढ़ रहे हो तो सर्दा नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी नमाज आपके सर्दे के और आपके रुकू में रुकावट बनती है तो आपके ईमान और आपके तकवा में और आपकी नीयत का प्रॉब्लम है। तो रोज़ा नाम है इबादत का, रोज़ा नाम है तकवा का। अगर आपकी इबादत में रोज़ा हायल हो रहा है तो ये रोज़ा आपके किसी काम का नहीं है, फ़ाके के बराबर है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि नमाज की हालत अच्छी रहे। इसका मतलब यही हो गया कि कम से कम खाए, इफ्तार कर ले और उसके बाद में नमाज़ पढ़ ले, खाना खा ले, पेट भर के जो वैराइटीज़ खानी खा ले। लेकिन खाने के बाद में जब इफ्तार कर ले तो 1.5 घंटे तक कुछ ना खाए। ये आगे टॉपिक कवर करूँगा कोई उसके अंदर खाने के ऊपर, अब नहीं बोलता हूँ। 1.5 घंटे तक के सब्र कर ले, जितना पानी पीना है इफ्तार के पहले पी ले। जितने डिहाइड्रेशन के लिए अच्छे फ्रूट्स है, तरबूज है और कलिंगड़ है, खरबूज तरबूज, और जितने भी मौसमी फ्रूट है, खट्टे फ्रूट है, संतरा, ये सब खाए। बी कॉम्प्लेक्स का और विटामिन सी और डी का सबकी कमी पूरी हो जाएगी। ये खाए, उसके बाद में खाना खाए, लेकिन खाना खाने के बाद में 1.5 घंटे तक के, कम से कम 1.5 घंटे तक के पानी ना पिए। उसके बाद में सहरी तक के आपको जितना पानी पीना है पी ले, जूसेस पीना है पी ले, लेकिन शेक्स ना ले। शेक मतलब गाढ़ा चीज़ वो खाने के अंदर आ जाएगा, ये ना ले। पानी ले, उसके अंदर सहरी करे, सहरी के पहले भी पानी पी ले, उसके पहले बहुत पहले पानी पी ले, सब कर ले, लेकिन सहरी करने के बाद में भी हो सका तो पानी ना ले। ये सेकंड फास्टिंग आती है। दिन भर का एक उपवास हो गया भूखा का, अब ये सेकंड फास्टिंग आती है। इस फास्टिंग के ऊपर भी रिसर्च हो गई है, बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोस मौजूद है। एक वीडियो डॉक्टर दीक्षित का भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने इसी के ऊपर रिसर्च की है, काफ़ी बड़ी रिसर्च हो गई है। और ये इस तरीके से अगर रोज़ा रखा जाए तो आपको सेहत देगा ये। और इसके साथ में 24 घंटे का रोज़ा समझ लो ये, जैसे सेकंड रोज़ा जो बोला हूँ, इफ्तार से सहरी तक भी आपको रोज़े की हालत ही है, भूखा रहना है बीच में। और इसके अंदर आपने आइसक्रीम और ठंडा बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि इससे आइसक्रीम और ठंडे से आपको कब्जियत भी होगी और पेट में तकलीफ हो सकती है, आप सर्दी खांसी बुखार का शिकार हो सकते हो। तो इसको 24 घंटे का रोज़ा रखे। पूरा महीना रोज़ा जब रखते हैं तो आदत पड़ जाती है, तो इस आदत को साइंस इसको अपनाए और पूरा साल इसको रखे। लेकिन कम खाने से पेट को खाली रखने के 2-3 बड़े फ़ायदे हो गए। आपकी बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ऊपर जितनी चीज़ें बताया उसकी वजह से एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आपकी सुस्ती घट जाएगी और आपका जो मोशंस है सही होने लगेगा, आपको भूख सही टाइम पे लगने लगेगी, आप सही वक्त पे सोने लग जाओगे और सही वक्त के ऊपर सहरी में उठने लग जाओगे, आपको ज़बरदस्ती उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सहरी जब भी करो तो नीयत के साथ में और मन की खुशी से करो। ऐसा ना हो जाए कि आप ज़बरदस्ती रोज़ा रख रहे हो
किसी के प्रेशर में, ऐसा नहीं। आप जब दिल से नियत करोगे तो रोज़ा आपको मेडिकल लाइन में भी फ़ायदा ही देगा और रोज़े से कोई नुकसान नहीं होती है। जो लोग ये समझते हैं कि रोज़े से भूखमरी होती है यानी नुकसानात होते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं होते। रोज़ा को रोज़े की नीयत से रखें, फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। और इसके साथ में किसी को ये लगता है कि हम हाइपो के मरीज़ हो गए, हाइपर के हो गए, तो ऐसा नहीं। सही ढंग से अगर करें तो हर बीमारी जो है रिवर्सल होने के पूरे चांस है, क्योंकि हैप्पी हार्मोनल्स और ग्रोथ हार्मोनल्स अगर आपने सही ढंग से दे दिए तो आपकी बॉडी अच्छे ही में जाएगी, आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा। और आपके बदन में हर चीज़, ऑर्गेनिजम्स हो, आपके ऑर्गन्स हो, आपके सेल्स हो, या आपके सेक्रेशंस हो, या आपके ग्लैंड्स हो, सब तैयार बैठे हैं कि कब आप उनको ताकत बख्शोगे और कब ग्लैंड्स को एक्टिवेट करोगे। अगर आप जिस वक्त तक के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, आपके रोज़े आपको फ़ायदा नहीं देंगे। इसीलिए 2 से 4 के बीच में उठ करके ताज्जुद नमाज़ पढ़े। अगर कोई हजरत को ये नहीं होता है किसी वजह से, मजबूरी से, तो सहरी के कुछ पहले उठे, 10-20 मिनट पहले कम से कम उठे और सुकून के साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके, अच्छे थॉट लेकर के सुकून से पहले आंखें बंद करके बैठ जाए। जो भी तिलावत कर सकते, पढ़ सकते, पढ़ ले, सुकून में माइंड को रखे, उतना ही काफ़ी है। और सब ग्लैंड्स एक्टिवेट, पूरे नहीं तो थोड़े तो होने शुरू हो जाएंगे। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। रोज़े में वेट लॉस होना ज़रूरी है, आपकी कमर की साइज़, वेस्ट साइज़ कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी फ़ायदा नहीं होता है तो आपका रोज़ा कोई फ़ायदे का नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी रोज़े के बाद में आपका वज़न बढ़ गया, आपकी पेट बढ़ गया, तो आपने गलत रोज़े रखे, आपने इस्लामिक रोज़े नहीं रखे, आपने साइंस जो कह रहा है वो रोज़े नहीं रखे, मेडिटेशन जो कह रहा है वो रोज़े नहीं लगे, जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है वो रोज़े नहीं रखे, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने के लिए कहा, जो रोज़े कुरान और हदीस कह रहे हैं, और जो दूसरे मज़हब की किताबें बताती है, उस तरीके से लोगों ने उपास नहीं किया। तो जो आपने बोया वही आपको मिलने वाला है। और घर में दिन भर इस्लामिक माहौल बना करके रखिए। जो भी होगा आप इस्लामिक माहौल में नात, तिलावत शरीफ, जो कुछ भी है पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते रहे, आपके हैप्पी हार्मोन शुरू रहे। और ये वीडियो जो है बच्चों और बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, क्योंकि ये सवाब की नीयत से वीडियो बनाया गया है और आप भी सवाब दाराइन सवाब हासिल करने की नीयत से, क्योंकि ये जो है दोनों जहां का सुकून देता है रोज़ा। और ये वीडियो आपके शेयर करने से आपको दोनों जहां के सुकून देगा, फ़ायदे देगा। इसलिए बच्चों में भी, ऐसे बच्चे जो बाशऊर है, जिन्हें समझ सकते हैं जो इन बातों को, ऐसे बच्चों में भी शेयर करेंगे, उनको 2-2 3-3 मरतबा समझाए, क्योंकि उनके लाशऊर में, कॉन्शियस के अंदर, सब कॉन्शियस में ये बातें बैठ जाएगी कि रोज़े से ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो बच्चे भी उपवास के और फास्टिंग के और रोज़े के जो हेवी प्रॉफिट्स है, क्या क्या है, उस सब को समझना लग जाएंगे। तो बच्चों के लिए यानी एक अच्छी जनरेशन आप पैदा कर रहे हो, इसलिए भी ये होगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे आज तक के अवेलेबल, और आपने आज तक ज़िंदगी भर जितनी बातें देखी हैं उन सब के तौर पे ये एक बेहतरीन वीडियो साबित होगा। जो इस बात को जानते हैं, जानकार है, उनके लिए रिवीजन होगा, और नए लोगों के लिए ये सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। इसलिए ये आप इजाज़त दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे पहले की वीडियो भी हो सका तो देखिए, बेहतरीन वीडियोस है। और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छी नॉलेज मैं अगले वीडियोस में देता रहूं। अल्लाह हाफिज़।